ये तो याद है कि नहीं याद है? याद है ना? कुछ का मतलब है यहाँ पे हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, परंतु एक चीज रिवीजन का मतलब उसको दोहराना है, वो समझाएंगे कैसे। सवाल वाला जो एग्जाम में आता है वो इसी जैसे जो एग्जाम में आएगा उस चीज़ पे ध्यान देना। ठीक है, तो ठीक है, बस समझना है। सबसे पहले चीज़ यदि आपसे कोई पूछे ये बताओ प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है, तो क्या बताते हैं? प्रकाश ऊर्जा का वो स्रोत है जिसके माध्यम से हमें वस्तु क्या करती हैं, दिखाई देती है। प्रकाश ऊर्जा का वो स्रोत है, प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसके माध्यम से हमें वस्तु क्या करती है, वो दिखाई देती है। ठीक है, प्रकाश कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। ऊर्जा का वह स्रोत, कोई पूछे अगर प्रकाश कहलाता है मतलब क्या? ऊर्जा का वह स्रोत, ऊर्जा का वह स्रोत जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या बता ऊर्जा का वह स्रोत, अगर प्रकाश का नाम ना ले तो कोई दिक्कत नहीं। ऊर्जा का वह स्रोत जिसके माध्यम से हमें वस्तु क्या दिखाती है, दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? आप प्रकाश को नहीं, प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ऊर्जा का वह स्रोत, ऊर्जा का वह स्रोत जिसके माध्यम से हमें वस्तु क्या करती है, दिखाई देती है, उससे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश। अब प्रकाश के गुण क्या है? जैसे आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है भिन्न भिन्न होती है, और जो प्रकाश होता है वह सरल रेखा में चलता है। कैसे चलता है वो? सरल रेखा। प्रकाश हमेशा क्या करता है? प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है। गमन करने का मतलब क्या होना? चलना। क्या होता है? चलना। अब किस चाल से चलता है? उसकी कोई स्पीड होगी चलने के लिए ना। तो अब बात है माध्यम, मीडियम क्या है आपके सामने बताओ? मीडियम क्या है? मीडियम का मतलब क्या होता है बताइए? क्या मीडियम? माध्यम। ठीक है, तो मीडियम का मतलब यही होता है कि माध्यम जैसे आपका पानी के अंदर, कांच के अंदर, यहाँ पर वाटर एक मीडियम है, यहाँ पर क्या है? क्लासिक मीडियम है, आपके पास वायु एक मीडियम है। ठीक है, नहीं? ठीक है, तो ऐसा मीडियम है। क्या है? मीडियम का मतलब माध्यम होता है। क्या होता है? माध्यम। प्रकाश की जो चाल होती है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है वो? अब किस माध्यम में, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनने का क्या, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होता है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होता है। आपका क्वेश्चन सही से बनेगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन सही से बनेगा। अब बताओ याद किए कि नहीं याद किए? जैसे आपको कोई पूछे कि बताओ कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, पहले तो वायु से शुरू होता है। कहाँ से? और वायु को अक्सर किस नाम से जाना जाता है? वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति। होता ही नहीं होता है? अच्छे काम करना। ठीक है, काम ही करना तुमको कि यदि आपको मतलब याद करना है ये प्रकाश की चाल, जैसे आपको बताया थे वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है। वायु के बाद आपको लिखाया गया था पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है। उसके बाद तारपीन का तेल, तारपीन का तेल में प्रकाश की चाल कितना होता है। उसके बाद आपको कांच, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है। और उसके बाद हीरा, हीरा में प्रकाश की चाल। ऐसे लिखने का मतलब क्या? आपके यहाँ से हो सकता है एग्जाम में लाभा में, देखो हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से। आप जानते हो कि आपको पूरे स्टडी उत्तर प्रदेश में एक ही कोड का पेपर नहीं होता है, एक ही पेपर नहीं होता है, बहुत सारे पेपर होता है कोड के। तो मतलब यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं। प्रकाश की चाल पूछेगा, आप कैसे याद करें? तो सब में 10 की पावर 8 होता है। कितना होता है? 10 की पावर 8, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8। इतना मीटर प्रति सेकंड, इतना मीटर प्रति
अब बस चेंज क्या होता है इसके, ये 3 होता है और ये कितना होता है हीरा में 1.2 फिक्स कंफर्म 1.3 और ये यहाँ पे 3 है, इसके बीच में देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, तारपीन का तेल, सुनो तो पानी, तारपीन का तेल, कांच, हीरा, वायु, है ना। तो यहाँ सारे चीज प्रकाश की चाल को लिखवाएगी नहीं लिखवाएगा, पूछ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, वायु में प्रकाश की चाल कितना है, हीरा में कितना, 2 क्वेश्चन। वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, या फिर हीरा में प्रकाश की चाल कितना होता है, पूछ सकता है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस माध्यम में होता है, किसमें होता है, निर्वात में। 1.23 है, 2-3 क्या चला, 2-3 या 3 वो लेके आप दिक्कत। सबसे कम किसमें होता है, हीरा में। किसमें होता है, हीरा। प्रकाश की चाल की बात कर रहा हूँ, अपवर्तनांक की बात नहीं, बात उसमें प्रकाश के बारे में अध्ययन करें। किसके बारे में, जो प्रकाश की स्पीड होती है, चलने की गति, उसके बारे में बात करते हैं। कभी के क्वेश्चंस में क्या गलती हो जाता है, कोई पूछता है तो आपका वैसे कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, लोग कहते हैं हीरा में। प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल नहीं ज्यादा होती, अपवर्तनांक ज्यादा होता है। हीरा का अपवर्तनांक, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जितना कम होता है, उस माध्यम में प्रकाश का अरे अपवर्तनांक का मान उतना ही ज्यादा, अरे उतना कम होता है, ज्यादा होता है, अपवर्तनांक ज्यादा है, अपवर्तनांक तो किस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, हीरा का। किसका होता है, हीरा का होता है। वो अपवर्तनांक वाला में मतलब झुकाव, मोड़, कितना विचलित हो रहा है, कितना, तो पता है प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो हमेशा विचलित होगी, क्या होगी, विचलित होगी। तो किस में ज्यादा होगी, जिसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी उसमें ज्यादा होगी। तो यहाँ हीरा का लगभग में अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। इन सब माध्यम की अपेक्षा, इन सब माध्यम के अपेक्षा होता है। अब यहाँ पे प्रकाश के बारे में पढ़ लेंगे, तो प्रकाश का, अब प्रकाश के बारे में हो गया। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश माध्यम परिवर्तन होने पर, माध्यम जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, प्रकाश का। अब तरंगदैर्घ्य के बारे में जानते हैं क्या, कोई पूछे बताओ तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तरंगदैर्घ्य मतलब आपके पास कोई प्रकाश स्रोत है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक टॉर्च है, क्या, इसको बारेंगे तो हमें क्या होना चाहिए कि प्रकाश मान लो इसके अपेक्षा ऐसे फैला होना चाहिए, मतलब ऐसे जहाँ पे छोटे बारोगे आगे जाके नहीं जाएगा, लेकिन देखने में क्या लगता है, प्रकाश इधर भी आता है, इधर भी आता है, सब तरफ फैल जाता है, सब तरफ फैलते नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि जो प्रकाश से प्रकाश के जो कण है वो निकलते हैं, उसमें से बहुत सारे तरंगिकाएं होती हैं, बहुत सारे प्रकाश के कण होते हैं, जिसको बोलते हैं तरंग। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो जो तरंग होते हैं उन्हीं को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। ये जो फैलते हैं, जो तरंगों में दिखाई देते हैं, तो तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य। क्या बोलते हैं, अब तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। अब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की जो चाल होगी वो माध्यम बदलने पर, माध्यम बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, उसके चलने की गति। ये नहीं अमेरिकन का तब है कि जैसे टायर मार रहे हो, वायु मार रहे हो तो ये फैलेगा सब तरफ, क्या पानी मारेगा तो सब तरफ नहीं फैलेगा, नहीं फैलेगा, फैलेगा नहीं फैलेगा। तो जो तरंगदैर्घ्य की कला होती है, जो तरंगदैर्घ्य की चलने की कला होती है, माध्यम परिवर्तन करने पे कोई उसमें परिवर्तन, वो हमेशा जैसे जैसे वायु में भी फैलता है उस तरह पानी में भी फैलेगा, तारपीन का तरंग तो फैलेगा, कांच में भी फैलेगा। समझ बात को, हर एक चीज में तरंगदैर्घ्य का भी बदलता, यानी कि माध्यम परिवर्तित करने पर तरंगदैर्घ्य का मान बदलता नहीं है, तरंगदैर्घ्य का मान बदलता नहीं है। और यदि अब चलो प्रकाश तो ठीक है, अब एग्जाम में तो अब कभी प्रकाश के बारे में उतना खास तौर पर नहीं पूछेगा, पूछेगा प्रवर्तन पूछेगा, प्रवर्तन का नियम पूछेगा, अपवर्तन पूछेगा, अपवर्तन का नियम पूछेगा, दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, दर्पण सूत्र क्या होता है। तो उसमें आप जानते हैं कि दर्पण सूत्र और जो फोकस दूरी का सत्यापन होता है बराबर r बटे, तो हमको डेरिवेशन आप लोग करा देना, याद है, याद रहे या ना रहे, डेरिवेशन तो नहीं आएगा, बस फार्मूला याद रहे, बस सब कुछ फार्मूला याद रहे और फार्मूला क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में फार्मूला इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन नहीं, आपके एग्जाम में फार्मूला।
अच्छा ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार, किसी चिकने या, जरूरत नहीं है कि यह समतल ही हो, या पृष्ठ कैसा हो सकता है? टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, मतलब पूछ खाल, समझते हैं ना? बस इसके परावर्तन के लिए परिभाषा में बस एक पृष्ठ चिकना होना चाहिए, एकदम चिकना होना चाहिए। कैसा? चमकीला, जिसपे चिपक लाइट है। अब हम कह रहे हैं दीवार फर्श होता है, दीवार फर्श करते हैं तो उस पर चिकना नहीं ना होता है, प्लास्टर होता है, हम चिकना हो जाता है, चिकना। अब उस पे सीमेंट का जो घोल होता है मार देने के बाद हम चिकन हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। उस पे टार्च मारोगे, घोल मारने के बाद तो वो प्रकाश का टार्च मारोगे बस फैल जाएगा। लेकिन यदि घोल नहीं मारे सीमेंट का, बस प्लास्टर हुआ है, तब उतना नहीं फैलेगा, तब उतना कम फैलेगा। लेकिन वही प्लास्टर करके उस पर टाइल्स लगवा दे तब और ज्यादा फैलेगा, और ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा ये जो पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ है, जितना ज्यादा चमकीला होगा, जितना ज्यादा चमकीला, जितना ज्यादा फ्रेश होगा, क्या होगा? चिकना जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रवर्तन ज्यादा होगा। प्रवर्तन यानी कि जो प्रकाश किरण आ रही है वो उतना ही अधिक ऊर्जा के साथ वापस जाएगी, ऊर्जा के साथ वापस जाएगी। अब ये बताओ, अब इस मार्कर को देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रकाश स्रोत इस पर पड़ रहा है और इसके सतह से परावर्तित हो रहा है और हमारे आँख के पास में, हमारे आँख पे जा रहा है, तब हम इसको, यही कारण है कि अंधेरा में बैठा व्यक्ति उजाले की चीजों को देख सकता है। उजाले की चीजें, रात के समय अंधेरे में बैठा व्यक्ति, यदि कोई रूम में कहीं बल्ब बन रहा है, उसके नीचे कोई व्यक्ति या कोई वस्तु उसको देख सकता है। लेकिन किसी बल्ब बन रहा है, उसके नीचे कोई व्यक्ति बैठा है और अंधेरे में कोई वस्तु है, तो उसको नहीं देख पाता है उसको, क्योंकि वो जिस वक्त आप वो उसी वस्तु को देख पाते हैं, आप उसी वस्तु को देख सकते हैं जिस वस्तु पर प्रकाश किरण पड़ेगा। यदि उस वस्तु पर प्रकाश किरण पड़ रहा तब तो देख पाओगे, नहीं तो नहीं देख पाओगे। तो सिंपल चीज है। तो यानी यदि प्रकाश किरण आएगी, मान लो ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण आएगी। अब यहाँ आपको रेखा खींच बताया जाता है क्यों? अब प्रकाश किरण ऐसे नहीं जाता है, एक रेखा, सरल रेखा में तो तुम देखने आपके सामने इतना सारा प्रकाश तो उसमें कोई रेखा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप चाहें तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि सर जी ये सरल रेखा में आता है। पूछो कैसे? हम बताते हो। आपके सामने वो जो मुकाड़ी दिखाई दे रही है सर ना, इधर टॉर्च आपके सामने ये बढ़ रहा है, एक पर्दा है, इस पर छोटा सा बिंदु, पूरा प्लेट तो छोटा सा खाली स्थान छिद्र किया गया, क्या गया? छिद्र किया गया, छिद्र किया गया, ठीक है, ध्यान समझना। प्रकाश का जब इस पर पड़ेगा तो एक पर्दा है जो कि कैसा है? अपारदर्शी। कैसा है? मतलब इसको प्रकाश किरण भेद नहीं सकता है, भेद नहीं रह सकता। अब प्रकाश किरण जाएगी, यहाँ से बहुत सारी प्रकाश किरण निकलेगी, मुझे डिसाइड करना है कि प्रकाश किरण ऐसे चलता है कि ये डिसाइड करना है, सरल रेखा में चलता है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलता है, ये डिसाइड करना है ना। तो अब यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी, तो ये बताओ, इतना तुम बता सकते हो कि यहाँ से जो प्रकाश किरण जाएगी इसके आगे कोई वस्तु रखा है, ये वाली प्रकाश किरण सीधा ऐसे जाता है। यहाँ पे जो ये जो छिद्र है, खाली स्थान है, यहाँ पे सीधा क्या होगा? इसमें नहीं जाएगा, जैसे मुगाड़ी है तो सीधा डायरेक्ट नहीं दे रहा है, डायरेक्ट नहीं दे रहा। बताओ, अच्छा ये बताओ यह इधर एकदम इसके सीधे में क्यों गया? थोड़ा बहुत इधर एकदम यहाँ से सीधे क्यों गया? नीचे ऊपर क्यों नहीं हुआ? नीचे ऊपर क्यों नहीं हुआ? सोचो ध्यान से, नीचे ऊपर क्यों नहीं हुआ? देखो समझा रहा हूँ। यदि यह ऐसे चला होता, ऐसे तो ठीक से यहाँ से आकर के सीधा नहीं देकर नीचे मिला होता, नीचे या फिर ऊपर, नीचे या फिर। यदि यह प्रकाश किरण ऐसे चला होता तो यहाँ से फिक्स है, नीचे या ऊपर आगे जाकर मिला होता, नीचे या ऐसे सीधे में नहीं मिला होता, ऐसे सीधे में
इस निष्कर्ष से ये निकलता है कि प्रकाश किरण सरलरेखीय होता है। कैसे होता है? सरलरेखीय होता है। एक टेढ़ी मेढ़ी होता तो फिक्स है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा गुजरेगा तो टेढ़ी मेढ़ी जाएगा। समझ रहे हो? तो सरल रेखा को समझाने के लिए आप ये सिंपल सी प्रिंट कर ले। अब यहाँ आएगा चिकने भाग पर, तो इसको क्या बोलेंगे? जहाँ प्रकाश किरण आता है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे फिर क्या हुआ? रिटर्न वापस जैसे आया वैसे। जो किरण आती है उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो किरण जाती है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और यदि इस पे अविलंब के दिया जाए, आपतन बिंदु पर अविलंब, आपतन बिंदु पर अविलंब। अविलंब का मतलब क्या है? इस पृष्ठ पर 90 अंश का, इस पृष्ठ पर 90 अंश का, यानी कि इसको बोलते हैं नीचे डॉट डॉट करने का मतलब क्या है? यहाँ पे कलई हुई है, यहाँ पे लेप हुआ। इसका मैग्नीज ऑक्साइड मान के चलो पेंट किया गया होता है। क्या होता है? अब पेंट का मतलब जो बाजार में मिलता है वो पेंट नहीं, मैग्नीज ऑक्साइड होता है। जो क्या होता है? अब एक तरफ कर दोगे पेंट तो दूसरी तरफ को दिखाई नहीं देगा। और दूसरा पृष्ठ जो है इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर आपतन देखो, आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण आई कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण आई। और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण आर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये तो ये हो गया ना, ये तो हो गया ना। परिभाषित करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर भी समझ सकते हैं। यदि बताओ प्रकाश किरण यहाँ रही है, कहाँ रही है? यहाँ। तो अब यहाँ पर जहाँ आएगी उसको क्या बोलते हैं बाबू? बताओ जल्दी से। आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर अविलंब खींचेंगे, कहाँ जाएगी पता करना है, डिसाइड करना है। अरे 100% फिक्स पता करना है, बताना है आपको, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो सीधे बात है, जहाँ प्रकाश किरण आएगी वो अविलंब खींचो। क्या खींचो? 90 अंश का। 90 अंश का बड़े 90 अंश से कोण कैसे बने? ये हो जाएगा इसका समतल पृष्ठ। अब इस पे 90 से कोण कैसे बनेगा? सेम थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़ा बहुत। अब इसके बीच में जो थोड़ा सा डिफरेंस है दिखा देगा तो ये आपतन कोण होगा। क्या होगा? और ए परावर्तित होकर ऐसे ही जैसे आई वैसे जाएगी, जैसे आई वैसे। अब कोई प्रकाश किरण मान लो यहाँ पर, तो अब ये आपतन बिंदु होगा, इस पर विलंब खींचोगे। क्या खींचोगे? ये इसका समतल पृष्ठ है, अविलंब खींचोगे 90 से कोण 90 का। अब इस कोण का नाप लेंगे, इस कोण को ये जितने अंश का होगा अब यहाँ से प्रकाश हो जाएगा ना। अब यहाँ पर एक कोण आएगा। सोचने वाली बात है, क्या देखा जाता है ना, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमें हमको नहीं पता है कि ये कोण इसके बराबर है कि, बस आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल करके जितने भी एंगल्स आते हैं तो उसका रेडिंग कर लेते हैं। क्या कहते हैं वो? आपको उसका रेडिंग कर उसको नोट कर लेते हैं। क्या करते हैं? नोट कर लेते हैं। देखा गया कोई प्रकाश किरण इस पृष्ठ के लंबवत आया, किसके आया? जैसे आया वैसे चला गया, जैसे आया वैसे चला गया। तो इस निष्कर्ष से निकला गया, एंगल देखा गया, तो ये जितना कोण था उतना, ये जितना कोण था उतना। अब नियम क्या बनाया गया? नियम ये बनाया गया प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर, किसी चिकने या पालिशदार पर तल पर आपतित होता है तो प्रकाश किरण का आधा अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या करता है? वापस लौट जाता है। जिस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का। अब यहाँ पर याद रखना, सुनो, याद करने वाली चीज है, परावर्तन का नियम नहीं कि यहाँ पर आपतित किरण समझ रहे हैं, परावर्तित किरण समझ रहे हैं। आपतन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण जो होता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। अब इतना याद करने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है? परावर्तन का नियम। परावर्तन का, तो परावर्तन का नियम किताब में 2 को लिखा है। क्या लिखा है? परावर्तन का नियम है कि जो आपतित किरण होता है, आपतित किरण, आपतित किरण और है क्या है? परावर्तित किरण, परावर्तित
और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या लिखा? ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और इस पर अभिलंब जो खींचा गया है, तीनों एक ही तल में। बिंदु नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तल। बिंदु का तल में अंतर होता है। बिंदु और तल में कुछ स्थान होता है, बिंदु में एक पॉइंट होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती। बिंदु अब एक बिंदु वह है, एक बिंदु वह चिन्ह होता है जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती। लेकिन यहाँ पे बिंदु नहीं है, इसको तल बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं? तल पढ़ते हैं। और दूसरा नियम क्या है? परावर्तन की घटना में आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के क्या होता है? वो परावर्तन की घटना में आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। अब ये परावर्तन रिवीजन, देखो कोई क्लास कोई चीज नोट्स बना लिए ना, अब उसको जब तक खोल के बार बार कोई आ रहा है भले उसको रिवीजन करने से क्या होता है ना, बार बार रिवीजन करोगे ना, जब एक बार दिमाग में फिक्स हो जाएगा ना, तो कभी भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा, और छोड़ दोगे तो भूल जाएगा। हाँ एक बात और है, जो चीज आता है उसको तो रिवीजन करिए ही, जो नहीं आता है उस पर ज्यादा फोकस, उस पर आप सोचेंगे जो आ रहा है उसको करवे नहीं, रिवीजन करवे नहीं करें, और जो नहीं आ रहा उसको टेंशन में लेकर पड़े रहे। हम कहिए होते ना, और जो आ रहा है उससे पहले करो, उसके बाद जो आपके पास टाइम बच रहा है अधिकतम फोकस किस पे करना है? जो नहीं आ रहा है उस पे करना है। आप करेंगे तब आएंगे। हमारे काम में बस काम सिर्फ देकर समझाना है, बस काम सिर्फ देकर हमारे काम में समझाना। आज आपको मेहनत करेंगे समझेंगे तो आपका बनेगा, हमारा नहीं बनेगा। आप सीख जाएंगे। हम इतना बेहतर से बताते हैं, बेहतर का मतलब है कि हम इस तरह से बताते हैं कि आप अपने भी सीखेंगे। यदि आप कोई पूछेगा तो उसको बेहतर तरीके से बता भी सकते हैं, अच्छी तरह से बता भी सकते हैं। हम एक कभी नहीं सोचता हूँ कि कोई हमसे तेज ना हो, हमेशा सोचता हूँ कि आप लोग भी हमसे तेज हो। अच्छे से पढ़ना सीखना है, बस कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से सिंपल सी बात आती है, दर्पण। क्या आती है? दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण क्या होता है बाबू? दर्पण दो तरह के होते हैं। दर्पण दो तरह के होते हैं। दर्पण कैसे होते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? किसी कांच, किसी या किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच के एक पृष्ठ पर कलैया लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त जो हमारे यहाँ वस्तु रहेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं? दर्पण कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त पारदर्शी माध्यम, इस प्रकार प्राप्त अपारदर्शी। जब एक तरफ कलैया लेप कर दोगे तो वो अपारदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि कोई कांच है तो कांच पारदर्शी होता है, जिसमें आठ परत प्रकाश की ओर जा सकते हैं। पारदर्शी अपारदर्शी का तो अब आप दर्पण ही खरीद ले, तो अब उस पर थोड़ा लेप करना है। आज कोई पूछेगा दर्पण क्या है? दर्पण तो कोई कांच लेंगे जिसमें आर पार देखा जा सके, जैसे यहाँ पे है। अब इसको लेकर क्या करना है? इसके एक पृष्ठ पर दोनों में से किसी एक पे कलैया लेप करना है, मतलब इस पे पेंट करना है। मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज और भी वस्तु आती है पेंट करने लिए कर देंगे। और चाहे वो लेंस भी हो सकता है, वो लेंस भी, मतलब कांच की बात कर रहा हूँ, लेंस से दर्पण उससे मैं कांच की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? लेंस से क्या उससे मतलब अब एक पृष्ठ पे कलैया लेप कर दोगे तो प्रकाश की दशा रहेगी, तो इस पार नहीं आएगी, इस पार, तो अब ये दर्पण का लगेगा। क्या लगेगा? अब ये चाहे कैसा भी कांच हो, चाहे समतल हो चाहे गोली हो, उससे मुझसे मतलब नहीं है। तो आने की अब कांच जब लेंगे जो, तो वो दो तरह का होगा। एक तो होगा, एक होगा समतल। कैसा होगा? समतल। और एक होगा समतल का मतलब दर्पण दो तरह का होता है, समतल दर्पण और गोलीय। यदि दो दर्पण आप बनाना चाहते हैं, तो दर्पण आप सुनो, जो कांच आप लिए, जो कांच आप, तो कांच यदि समतल है तो उसके द्वारा जो दर्पण बनेगा, इसी समतल कांच पर लेप या कलई करेंगे तो वहाँ समतल दर्पण बनेगा। तो किसी गोलीय कांच पर कलई या लेप करेंगे तो वहाँ पर क्या बनेगा? गोलीय दर्पण बनेगा। तो आप इसकी डेफिनेशन परिभाषित करना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? ऐसा दर्पण
जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। कैसा होता है वो? समतल होता है, उसे क्या बोलते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। और इसमें क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय होता है, उसे क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। बस जानते हैं ना? जानते हो ना? परिभाषित है, पढ़ लो, याद हो जाएगा। एग्जाम में रटने से बढ़िया बेहतर तरीके से लिखना कोशिश करना है। जो लिखना है सब उसका सेंस क्या होना चाहिए? सही सही साफ साफ निकलना चाहिए। सही सही साफ साफ निकलना चाहिए। अब डेफिनेशन लिख लिए तो यहाँ पर क्या करना है? जो समतल दर्पण है, यदि तो समतल दर्पण डालोगे तो वो आप इस स्केच पेन से डालेंगे या बॉल पेन से डालेंगे तो कोई ब्लैक कलर से कलर चेंज करेंगे ना। ब्लैक कलर से आप हेडिंग डालनी है, डेफिनेशन लिख रहे हैं तो जहां जहां समतल लिखेंगे, जहां समतल दर्पण लिखेंगे उसको क्या करेंगे? जिस कलर से हेडिंग रहेगा उसी कलर से समतल दर्पण। हाँ, तब वो टीचर देखेगा नहीं, लेगा क्या लिखा वो फिक्स उसकी नजर से उस पर पड़ता है, वो कॉपी चेक करता है तो फिर सही आपको नंबर कंप्लीट है। फ्रेश राइटिंग में लिखने का मतलब राइटिंग का मतलब कोई राइटिंग किसी का खूबसूरत देखने में अच्छा लगता है, किसी का नहीं लगता है। मतलब लिखते तो सब लोग है ना। अब ऐसा तो नहीं कि आप हिंदी लिखते तो कोई आप लिखे तो कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता है, ऐसा नहीं ना है। अरे आप लिखे दूसरा पढ़ सकता है ना, इतना कॉन्फिडेंस है ना। तो जो लिखो उसको सही लिखो। और थोड़ा सा उसमें लिखने में क्या जो हेडिंग होता है ना उसके नीचे अंडरलाइन करना अच्छी बात है। और इसको कलर चेंज के लिखेंगे तो आप वहां से नंबर करने का 1% भी चांस नहीं है। हमेशा आपको नंबर कंप्लीट फुल नंबर मिलता है, एक नंबर भी नहीं करने का चांस होता है। यदि अब आपसे कोई पूछे कि बताओ गोलीय दर्पण क्या होता है, तो जो गोलीय दर्पण होता है वो दो तरह का होता है। गोलीय दर्पण कितने का होता है? देखना ध्यान से, मैं कह रहा हूँ 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटे तक ध्यान से देखते जाओ, पूरा लेसन पूरा का पूरा सफल नहीं, 1.5 घंटा बस ध्यान देखते जाओ। बस आपको पढ़े, बस आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? नोट्स आपके पास है, नोट्स आपके। और यहाँ पर रोजाना आपके सामने कोई वीडियो बना रहा है ना, आपकी इच्छा आपको पढ़ने के लिए मैंने आप कान में फूल लगाकर वीडियो सर को चुपचाप सूझ जाओ, जैसे मैं तैसे रहो, पूरी भी नहीं जाएगा अपने आप। मैं बातें नहीं ज्यादा करता हूँ, मैं जो है टॉपिक पे बात कर रहा हूँ अपने, ठीक है? आपकी इच्छा, आप जैसे आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है, 2 महीने की बात है, अच्छे से नंबर लाना है बस। आप अब बात करता हूँ गोलीय दर्पण। किसके? गोलीय दर्पण। एक गोलीय दर्पण 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं उत्तल, इसमें उत्तल का ज्यादा महत्व नहीं है, अवतल का ज्यादा है। अवतल दर्पण, अवतल। और एक होता है उत्तल। ठीक है? देखो परिभाषित करना चाहे तो बहुत आसान है, परिभाषित करना चाहे बहुत आसान है। ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? दबा हुआ। कैसा होता है? परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ वो उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। दबा हुआ का मतलब M1 ये इसका क्या है? परावर्तक पृष्ठ। क्या है? परावर्तक। और दबा हुआ है कि नहीं? है दबा है कि नहीं? कैसा है? दबा हुआ है। बस सिंपल सी परिभाषा। और इसमें क्या करना? उभरा हुआ। ऐसा कैसा? उभरा हुआ हो। कैसा? बस दिमाग लगाना है, प्रोडक्ट लिखना, समझना, कुछ नहीं करना। मेन चीज है, एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं। आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, मैथ भी अच्छे से पढ़े हैं। हाँ, इसमें सब मैथ पढ़ता है। अब मैथ पढ़े तो यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं चातुर्दांश के बारे में अच्छी तरह से। संख्या रेखा पढ़वे की है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़वे की है, चिन्ह परिपाटी का सवाल आएगा। क्या दिक्कत है? जब आप लोग हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है बताओ? इसे कोई चिन्ह परिपाटी में 1% की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बस चीजें कैसे सोचे, कैसे समझे, बस वो इनको बताना है, कुछ नहीं करना।
इसलिए क्या लिखेंगे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, दबा हुआ फिर क्या उभरा हो, कैसा हो, उभरा हो। परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, उभरा हो, उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, और उत्तल दर्पण कैसा होता है, मान लिया गया M1 और M2, ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये आपका कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। और ये इसका क्या है, परावर्तक। हो गया, इतना समझ गए, परिभाषित कर लोगे, परिभाषित कर लोगे, कठिन है, कर लेंगे। सिंपल है। अब यहाँ से देखो, अब इस पे चलते हैं, इसके संबंधित कुछ परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं से। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ कंसेप्ट बताएंगे। मैं आपसे पूछो, देखिए कौन बता रहे हैं, कुछ शायद कंसेप्ट बताएंगे और उस कंसेप्ट को ध्यान से समझना है। लेंस में बताऊंगा, लेंस में ज्यादा कंसेप्ट है, दर्पण में कम है, दर्पण में कम है, लेंस में ज्यादा है, दर्पण में कम है। कुछ चीजें ध्यान से देखना। यदि आपके पास इंचेस है, कटर, रबर, पेंसिल है, देखो कोई चीज बनाने से अच्छा होता है, आप बस एक बार बनाने से बढ़िया है, एक बार प्रैक्टिकल कर लोगे तो और अच्छा लगेगा, खुद को आस होगा। ये तब ये जो दर्पण है, दो दर्पण, एक आपका कौन है, या अवतल दर्पण, और एक क्या, उत्तल। बस छोटे छोटे दो तीन बार पूछेंगे। मैं जानता हूँ एक हकीकत एक बात होती है ना, कुछ लड़के कहते हैं सर जी हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप समझने की कोशिश करेंगे, इससे बेहतर कहाँ मिलेगा बताओ। एकदम 2 दिन की बच्चा तो नहीं, तो चलना आता ही नहीं है, 2 दिन के बच्चा थोड़े नहीं। क्या देखो, ब्रिज जानते हैं ना, दर्पण कहाँ से बना है, दर्पण कहाँ से बना है, किसी खोखले कांच का कटा हुआ भाग होता है, किसी खोखले कटे हुए कांच के भाग को काट कर उसके एक पृष्ठ पर कलैया लेप कर देते हैं। अरे बच्चा कभी ज्ञान क्या बचिया थे, चलो खड़े हो जाओ। इसका केंद्र किधर होगा, इसका केंद्र इस साइड होगा, किस साइड होगा, नहीं साइड इधर होगा। अरे अभी तो बताया आपने, उधर होगा, उसका किधर होगा, इधर है ना, नहीं उसका इधर होगा, मतलब सेंटर से, ठीक है। इसका क्या होगा, देखिए सुनिए, अब बैठिए। ये यहाँ पे दर्पण में इसको सी से क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इसको सेंटर पर क्या बोलते हैं, सेंटर केंद्र क्या पढ़ते हैं, इसको सी से क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हम ये सेंटर, इसका ये दर्पण क्या है, सेंटर केंद्र क्या है। अच्छा अब बात आई, एक कितना M1 से M2 की दूरी कितनी, M1 से M2 की M1 से M2 की दूरी कितनी, M1 से M2 की दूरी को क्या कहते हैं, द्वार, क्या बोलते हैं,
क्या होता है? कुछ डेफिनेशन से ध्यान रखिए। खगोलीय दर्पण में क्या होता है कि खगोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ की लंबाई, परावर्तक पृष्ठ के लंबाई ये क्या कहलाती है? यानी कि दोनों ध्रुव क्या है? दोनों शीर्षों के बीच की दूरी, दोनों शीर्षों के बीच की दूरी, दोनों शीर्षों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक कहते हैं। केंद्र किसे कहते हैं? कोई पूछे बताओ, केंद्र किसे कहते हैं? सर जो गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अच्छे बताओ, दर्पण बता लोगे? आपसे सिंपल ये डेफिनेशन है। आपसे कोई पूछे द्वारक क्या होता है? क्या होता है? ए बच्चा द्वारक बता लोगे? नहीं बता लोगे? बता। आपसे कोई पूछे कि वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र जिसको हम सी से दिखाते हैं, क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? उस दर्पण का हम में देख रहे हैं आप लोग का दिमाग कहाँ है? केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता। आपसे कोई पूछे वक्रता त्रिज्या जिसको कैपिटल आर से दिखाते हैं, किससे? कैपिटल आर क्या होता है? जिस दर्पण गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। किसी दर्पण के बीचों बिंदु, किसी दर्पण का बीचों, या फिर सुनो, दर्पण के केंद्र एफ पर ध्रुव की परिभाषित करना है। ध्रुव को पी से दिखाते हैं, किससे? पी से क्यों दिखाते हैं? किसी और चीज से क्यों नहीं दिखाते हैं? पी से क्यों दिखाते हैं? पोल होता है, क्या होता है? पी का मतलब, पोल का मतलब क्या है? ध्यान समझो। अब ये अभी हो गया पर वैसे दर्पण के क्या होता है? द्वारक के जो बीचों बीच में, या गोलीय दर्पण से वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण पे जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव। ऐसे गोलीय दर्पण के क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से जाने वाली वह प्रकाश किरण जो प्रकाश किरण दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है उसी क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो इसको पी से दिखाते हैं, किसे कहते हैं? पी से। अब यहाँ पर आपसे कोई पूछे फोकस, क्या पूछे? फोकस। तो फोकस क्या दिखाते हैं? कैपिटल क्या पूछा था? तो क्या बोलते हैं? क्या फोकस नहीं कहते हैं? फोकस जानने के लिए क्या कहते हैं कि फोकस का वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में फोकस स्थित होता, फोकस कहते नहीं है, फोकस स्थित होता वक्रता केंद्र और वो क्या है? ध्रुव के बीच में फोकस स्थित होता है। लेकिन परिभाषा कैसे दें? परिभाषा कैसे दें? तो देखो इससे पहले एक हेडिंग है पांचवा, जैसे देख लो मुख्य अक्ष, क्या देख लो? मुख्य। इसके बाद छठा मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र से जाने दर्पण के केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण को उस दर्पण का मुख्य
अक्ष कहते हैं। अरे वो दर्पण के वो कर्ता केंद्र से दर्पण क्या है? दर्पण के केंद्र से वही दर्पण का कर्ता केंद्र लिखना होगा। वह कर्ता क्या चीज? दर्पण के वो कर्ता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण को दर्पण क्या कहते हैं? ध्रुव। और वो केंद्र से होकर जो प्रकाश किरण जाती है ना, जहाँ पर मिलती है दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? उस दर्पण का ध्रुव क्या बोलते हैं? ए आस का मतलब इसको मुख्य अक्ष है। क्या? एक वो कर्ता केंद्र पर जा रही है, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब बात आती है फोकस। क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, चलने वाली प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण से परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होते हैं, उस बिंदु को उस दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के चलने वाली वह प्रकाश किरण, चलने वाली वह प्रकाश किरण है जो गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहते हैं। बात है इसको समझना है। सर अवतल है, अवतल में पृष्ठ है। अब कोई प्रकाश किरण आएगा तो देखो इस सेंटर पर बात आती है, जो जैसे आता है वैसे चला जाएगा, जैसे आएगा वैसे। अरे थोड़ा सा ऊपर लाओगे तो फिक्स से ऊपर आने पर क्या होता है? कि थोड़ा सा करते हैं वैसे नीचे आता है। आप तेजी से लाइए ना, यहाँ पर लाएंगे ये नीचे आता है। क्या आता है? टकराने के बाद क्या होता है? नीचे आएगा। क्या आएगा? मतलब एक टकराने के बाद नीचे झुकेगा, तो झुक कर क्या होता है? ऐसे यहाँ से ऐसे गुजरता है। एक पॉइंट होगी उसी से गुजरेगा, एक पॉइंट उसी से, एक पॉइंट होगी उसी से क्या होगा? जिससे गुजरेगा वही क्या कहलाएगा? फोकस। क्या कहलाएगा? बात है इसकी सर जी ऐसा है, इसमें बीच में जैसे होगा कि थोड़ा सा ऊपर आएगा तो क्या होगा? जैसे तेजी से ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आप कुछ पेट करके देना है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बीच में लाएंगे जैसे जाएंगे वहीं पे रुकेगा, वहीं पे नहीं तो नीचे जाएगा, नहीं तो ऊपर। लेकिन जब ऊपर कहेंगे तो थोड़ा सा इधर जाएगा, नीचे कहेंगे तो इधर नीचे जाएगा, ऊपर कहेंगे तो, यानी कि ऊपर वाली प्रकाश किरण ऊपर फैलेगी, नीचे वाली कहां से? देखने में ऐसा लगता है कि एक पॉइंट होता है, जब प्रैक्टिकल किया गया देखा गया एक पॉइंट होता है, ऐसा लगता है कि इसी पॉइंट से ये प्रकाश किरण रिटर्न वापस होगी। और जिस पॉइंट पे दिखाया जा रहा है इसी पॉइंट को बोलते हैं इसका फोकस। इसका क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। अब वहां से है कि फोकस दूरी क्या होती है? तो फोकस से लेके यहाँ तक की फोकस दूरी होता है। क्या होता है? फोकस से लेके ध्रुव तक की दूरी, फोकस से लेके ध्रुव तक की दूरी, फोकस दूरी साथ में। आपका फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी स्मॉल है। क्या बोलेंगे? दर्पण के ध्रुव और फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो एक परिभाषा होगा ये यहाँ से देखो, अब दिमाग में सर कैच क्या करना है हमको, या तो परिभाषा तक दिमाग में कैच किस बात को करना है, किस बात को पकड़ कर चलना है, ये समझना है। ये हमारे पास है उत्तल दर्पण है, अवतल है या फिर उत्तल है, या फिर किस बात को कैच करना है। यहाँ पर इसका इधर सेंटर होता है, इधर फोकस होता है, इसका इस साइड सेंटर होता है, यहाँ फोकस होता है, यह पोल है, ये पोल। मुख्य के समांतर जो प्रकाश किरण आएगी वो हमेशा फोकस से कहाँ से लेगी? फोकस से। और यहाँ मुख्य के समांतर जो आएगी जैसे इधर नहीं जाती, डाट 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 मतलब आभासी कैसी है, यहाँ पे जैसे आएगी एक डाट डाट मतलब ये अंदर डाट डाट डाटो खींचते हैं वो आभासी होता है। क्या होता है? पहली बात है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण क्या होता है? फोकस से गुजरता है, फोकस के पास जाता है या फोकस से दूर होता हुआ प्रतीत होता है, फोकस के पास जाता है या फोकस से दूर होता हुआ प्रतीत। दूसरी बात क्या याद रखना है? दूसरी बात क्या है? फोकस को दूसरी तरह भी परिभाषित कर सकते हैं, फोकस को दूसरी तरह भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? ऐसे कर सकते हैं, क्या चीज? मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस को एक अलग तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? मुख्य अक्ष पर स्थित, देखो ध्यान से, जितना समझोगे उतना आपका बनेगा।
जितना आप समझेंगे उतना आपका बनेगा। इसका इधर ही सेंटर हो गया, इसका इधर ही सेंटर हो गया, फोकस हो गया, ये पोल हो गया। फोकस को परिभाषित एक तरह से करते हैं, दूसरे तरह से कैसे करेंगे कोई बताएगा? फोकस को परिभाषित करना है, कोई और तरीका बताइए। फोकस बोलो सर। बताएं सर। बताओ। किसी परिभाषित उसका परिभाषा बताना है ना। अरे परिभाषा, पहले परिभाषा कान होता बोल दें वही बोलोगे, हम दूसरा परिभाषा बोलने के लिए बोल रहा हूँ। मुख्य के समांतर कोई बोलो बोलो। फोकस दूरी का सर, गोली दर्पण के दोनों तरफ फोकस। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे सर फोकस दूरी का। अच्छा फोकस नहीं पता है। सुनो इधर। मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, जिससे चलने वाली, यदि कोई टार्च है, कोई आपके पास टार्च है, अब इस टार्च को एक ऐसी जगह रखना है, अब इसको रख के क्या करना है, इसको आपको बढ़ना है, चाहे ऊपर बढ़ना चाहे, तो यदि फोकस हो ही रहेगा कि टार्च ऐसा स्थान पर रखे हैं, इसको इस पर कर रहे हैं, यदि यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है, मुख्य अक्ष के इस परावर्तन की पश्चात क्या हो जाए, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, मुख्य अक्ष के, उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहते हैं, उस बिंदु को उस दर्पण का। बोलेंगे सर इसको में कैसे होगा? तो इसमें सारी प्रकाश किरण नहीं जाती है, तो यहाँ से कहीं से भी कोई प्रकाश किरण ऐसा लाएंगे जो ऐसे इसके फोकस पे क्या है, अब इस पे आएगा तो ये फिर से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के प्लेट का ले बाबू, यानी क्या है, मुख्य अक्ष पर आने वाली, अरे फोकस पे आने वाली प्रकाश किरण, किसी बोले दर्पण में फोकस पर आने वाली या फोकस पे आने वाली या फोकस से जाने वाली, फोकस पर आने वाली या फिर फोकस से जाने वाली या फोकस पर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष के। तो परिभाषित करने का दो तरीका है, क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहते हैं, या मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण या आने वाली प्रकाश किरण, चलकर आने वाली, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण या चलकर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, दर्पण का फोकस, दर्पण का। यहाँ तक कि दर्पण की परिभाषा है, दर्पण की परिभाषा, इसमें खास तौर पे उतने कंसेप्ट नहीं। अच्छा बताओ, चल ठीक है थोड़ी। चलिए प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब क्या होता है, कौन बताएगा? बताओ, जिसको आता है बोलो जल्दी। सर, वस्तु से चलने वाली वह प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु या तल पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब और कोई बताए? सर वही तो लिखा है तो वही बताएगा। और तो बताओ ना, आप करें कि और कोई बताए? सर जो लिखवाया वही तो बता दें। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन, इससे बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रथम प्रतिबिंब करते हैं, है ना। अब बात है कि मिलेगा, यदि वह वास्तविक रूप से मिल रहा,
मतलब उसमें कोई डाट कोई प्रकाश किरण नहीं है। देखो प्रतिबिंब दो तरह का होता है। प्रतिबिंब एक वास्तविक होता है, क्या होता है, वास्तविक। एक काल्पनिक होता है, यानी जिसको आभासी होता है। आभासी बोलते हैं। काल्पनिक को आभासी बोलते हैं। क्या होता है? वास्तविक से का वास्तविक का मतलब इसमें पहचानने के लिए इसमें कोई प्रकाश का डाट में नहीं खींचेंगे, डाट में जहाँ वास्तव में जाकर मिल जाए, जहाँ पे वास्तव में जाकर, जब वस्तु किसी वस्तु पर चलने वाली प्रकाश की दर्पण से या किसी दर्पण या लेंस हो, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में, तो उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन एक होता है काल्पनिक, एक होता है काल्पनिक रेखा से डाट, काल्पनिक मतलब आभासी डाट में कैसे चलता है, डाट में परिभाषित करना है किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलते हैं, उस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। पहचानना तो बहुत आसान है, सब लोग पढ़े ही हो। फाइनल अब क्या समझना है, अब यह समझना है कि दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाए कैसे। दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अथवा किरण आरेख, किरण आरेख कैसे आप जितना बढ़िया समझेंगे उतना बढ़िया से आएगा, नहीं समझेंगे नहीं आएगा। दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अथवा किरण आरेख, प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं या फिर किरण आरेख कैसे खींचते हैं। प्रतिबिंब बनाएंगे, किरण आरेख खींचेंगे तो प्रतिबिंब तो बनाया जाएगा ना। प्रतिबिंब तो बस देखो इसमें अनंत वाली पॉइंट को क्या करना है आपको, अनंत वाली पॉइंट को क्या करना है, लर्न करना है, याद करना है। उसके डायग्राम को फिर क्या करना है, याद करना है। एटीसी आगे जो भी कंडीशन है उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको रूल बता रहे हैं वही आपको काम करना है, वही आपको काम करना है। रूल क्या है आपका, दो रूल है, यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उस वस्तु से हमें दो प्रकाश किरण खींचना अनिवार्य है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब या किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु से दो प्रकाश किरण खींचना अनिवार्य है। ठीक है, क्या बोला, किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु से दो प्रकाश किरणों को खींचना अनिवार्य है। किरण वन क्या है, पहली किरण क्या है, वह किरण जो वस्तु के शीर्ष से, वस्तु के शीर्ष से। अब किरण खींचते क्या है, दो किरण खींचते हैं, एक काम करो, दो किरण खींचते हैं, कहां से खींचते हैं, हमेशा यहां से ऊपर से। अब हमें वस्तु बनाए खोलने के निशान है, अब हमेशा ताक से दिखाते हैं, मतलब तीर का निशान करेगा, यहाँ पे वस्तु, यहाँ पे यानी जो ऊपर आ बिंदु रहेगा वही शीर्ष है, वही यानी तीर का निशान होता है। तीर में या शीर्ष होता है, ये पूंछ होता है, इसको पूंछ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो शीर्ष से प्रतिबिंब किरण खींचते हैं। क्या खींचते हैं, पहली प्रकाश किरण खींचते हैं जो वस्तु के क्या कहता है, पहली प्रकाश से खींचते हैं जो मुख्य अक्ष के प्रथम प्रकाश किरण, प्रथम प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर खींचते हैं। और किरण दूसरा क्या है, दूसरा में दो ऑप्शन है, दूसरा में एक ऑप्शन है कि आप उसको आप क्या कर सकते हैं, आप उसको वक्रता केंद्र से खींच सकते हैं या फिर फोकस से खींच सकते हैं। वक्रता केंद्र से भी खींचते हैं, फोकस से भी खींचते हैं।
वक्रता केंद्र से खींचते हैं, फोकस से भी। तो फरी प्रकाश किरण दूसरी प्रकाश किरण, चलिए दूसरी प्रकाश किरण क्या चीज? फोकस या दापड़ के वक्रता केंद्र से इस काम को नोट कर देखिए कैसे चलता है। M1 M2 यहाँ पर P है, यहाँ पे C है, यहाँ पर। अब मान लो कोई वस्तु है, मैंने अनंत वाली पॉइंट पे याद रखना, यहाँ पे कोई वस्तु है, क्या बोला है? मान लो ए भी कोई वस्तु है, बोला है कि प्रकाश किरण दापड़ के मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष कहाँ है? ए मुख्य अक्ष है, क्या? ए मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, और ए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ से जाती है? दर्पण के फोकस पे, दर्पण के। और दूसरी प्रकाश किरण आपकी इच्छा आप फोकस से भी खींच सकते हैं, और वक्रता वक्रता केंद्र से ऊपर जाने वाली प्रकाश किरण आपको पता है ना, जैसे जाएगा वैसे बीच में वक्रता केंद्र जैसे जाएगा वैसे जैसे जाएगा वैसे। लेकिन फोकस से कोई प्रकाश से फोकस पे जाएगा तो मुख्य अक्ष क्या होता है? जो कॉन्फिडेंस गया हूं, समांतर रहेगा तो फोकस से गुजरेगा, और फोकस पे जाएगा तो समांतर हो जाएगा। क्या जाएगा? अब ये समांतर हो जाएगा। तो मिला जुला के जहां कटेगा वो ये इसका प्रतिबिंब, या ए डैश बी डैश, ये इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब। ये क्या है? प्रतिबिंब। बात है सर जी दोनों खींचेंगे, बड़े दोनों खींचेंगे नहीं, बस ये खींचते हैं। ये जो खींचा गया है इसको नहीं खींचते हैं, इसको आवश्यकता पड़ जाए तो खींच भी सकते हैं, गलत नहीं है। वक्रता केंद्र वाला नहीं खींचते हैं, वक्रता केंद्र वाला इसको नहीं खींचते हैं, वक्रता केंद्र नहीं खींचते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा? वस्तु को थोड़ा सा आगे कर दें, यहाँ कर दें, तो पहली प्रकाश किरण तो यही रहेगी, लेकिन दूसरी थोड़ा नीचे होगा। कहाँ होगा? थोड़ा सा बड़ा बनेगा, थोड़ा सा बनेगा, बनना है थोड़ा सा और आगे कर दे। मान लो करता केंद्र पर लिखा नहीं करता, तो पहली प्रकाश तो यही रहेगी, और दूसरा कहाँ बनना है? फोकस पे ही बनना है। अरे वो करता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना है? ये दर्पण कौन सा है? दर्पण कौन सा है? अवतल है। क्या है? अब मान लो कि थोड़ा सा और अंदर आ गया, तब मान लो यहाँ पर आ गया वक्रता केंद्र इसी और फोकस है, इसके बीच में आ गया, तब ये पहली प्रकाश की तो फिक्स रहेगी, दूसरा फोकस है, दूसरा इससे भी पीछे यहाँ बनना फोकस के जगह फोकस के। अच्छा बताइए केंद्र की बात कर, अच्छा बताइए ये तो प्रतिबिंब बना रहा है, ये तो प्रतिबिंब। अब यहाँ पर बात है कि सर ये वास्तविक की आभासी है, वास्तविक की क्या कोई प्रकाश का डार्ट डार्ट में खींचने की आवश्यकता पड़ी है? नहीं। ये सभी प्रतिबिंब कैसे हैं? उल्टा है कि सीधा है? नीचे बन रहे हैं वैसे उल्टा है। कैसे? एक काम करना, एक काम करना, M1 एक अवतल एक अवतल पड़ेगा, एवं शांत रहो, बुरा मत। यह था वस्तु यहाँ है, यह वस्तु ए भी है, जिसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? दूसरे प्रकाश किरण कहाँ से दें? क्या बनेगा?
बनेगा। वस्तु की स्थिति कहाँ है? इधर होता है, नहीं होता होता अनंतरोकर्ता केंद्र के बीच। जब वस्तु अनंतरोकर्ता केंद्र के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है? या एफ फोकस और कर्ता केंद्र के बीच में। जब वस्तु की स्थिति अनंत पर होती है, वस्तु की स्थिति अनंत पे अनंतरोकर्ता केंद्र के बीच में, अनंतरोकर्ता केंद्र के, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और कर्ता केंद्र के कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक। उल्टा है कि सीधा? उल्टा। सीधा है? उल्टा है? छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। यदि इसको और थोड़ा सा डालना है तब तो पहला तो फिक्स रहेगा, पहला तो 2 पर प्रकाश क्यों और बड़ा हो गया और बड़ा ये वाला है तब बराबर प्रकाश केंद्र पर है तो बराबर हो जाएगा उसके पूरा। बस समझना राहुल भैया कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर कहाँ बनता है? इसका मतलब है यदि किसी दर्पण से, यदि अवतल दर्पण से, किससे? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उस वस्तु के बराबर प्राप्त करना है। उस वस्तु के अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी वस्तु के बराबर प्राप्त करना है, वो भी वास्तविक, तो वस्तु को कहाँ लिखेंगे? वक्रता। इसका मतलब है कि वक्रता केंद्र से इधर यदि वस्तु है उसका प्रतिबिंब केंद्र से, वस्तु इधर है तो प्रतिबिंब इधर, प्रतिबिंब किससे कंपैरिजन किया जा रहा है? सी से। किससे? यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र के परे रखा है, वक्रता केंद्र से दूर रखा है, वक्रता केंद्र से, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र से परे, हाँ परे, सी से परे, परे मतलब सी से दूर, हाँ इधर दूर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमेशा ठीक है। अनंत वाला नहीं, अनंत वाला क्या करना है? अनंत वाले को तो फोकस बनता है, गमता है वो तो फिक्स है। कैसा बनता है? फोकस हो गया परे रखा, तो आदि वस्तु का यदि वो परे से सी पे आ जाए तो उसका प्रतिबिंब सी पे ही बनेगा। कहाँ बनेगा? बस। लेकिन जब आप क्या है कि सी से किधर रखा है? इस साइड तरफ लगा है तो प्रतिबिंब इधर जाएगा, प्रतिबिंब इधर जाने का मतलब वस्तु इधर जाएगी तो प्रतिबिंब इधर जाएगा, तो वस्तु इधर मतलब मान लो कि यहाँ गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पहली प्रकाश किरण है, दूसरी प्रकाश किरण, तो ये आकार बढ़ रहा है, आकार प्रतिबिंब वास्तविक है, आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जितना मनोलॉजी करना है कर लीजिए, और केमिस्ट्री और मैथ का टेस्ट होने वाला है 40 का, उसमें 100 नंबर के टेस्ट में यदि 90 से कम रहेगा तो बता दें। यदि फोकस पे रखा है तब सोच के बताओ, फोकस पे रखा हुआ वस्तु क्या होगा? पहली प्रकाश किरण तो ऐसी गुजरेगी, दो फरी प्रकाश के तो फोकस से खींचते हैं ना, तो यहाँ तक फोकस पर वस्तु है, तब दूसरा ऑप्शन है कि दूसरी प्रकार को कर्ता केंद्र से भी खींच सकते हैं। अनंत पे कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? इधर आकर कहीं कटेगा, कहाँ बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब अनंत बनेगा, कहाँ बनेगा? उल्टा बनेगा, आकार बहुत बड़ा। यदि फोकस के बीच में जाए तो पहली प्रकाश से फिक्स है, दूसरी के से फोकस से किधर चाहे वो कर्ता केंद्र से, एक फोकस से खींचेगा तो फोकस से कट जाएगा ना, वो कर्ता केंद्र से। किससे? तो यहाँ पर ये कर्ता केंद्र जैसे जाएगा वैसे आएगा। सर जी इधर कटने का कोई चांस नहीं, इधर कटने का कोई, इसलिए इसको आभासी में टाटा डाटा से मिलते हैं। टाटा डाटा में आएंगे, टाटा डाटा में आने के बाद जहाँ कटेगा इसका आभासी प्रतिबिंब में कैसा है, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा एक ही ऐसी कंडीशन है जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और आकार में सीधा बनता है, आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बनता है? देख अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण की बात है। उत्तल दर्पण में कल दो ही स्थिति है, एक अनंत वाली है, क्या है? तो अनंत से चलने वाली, अनंत वाली याद कर लीजिएगा, कभी भी दिखाया गया है, फोकस पे बनेगा। और यदि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, कहाँ स्थित है? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, तब
ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है तब दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे फोकस हाँ दर्पण के पीछे बनता है फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी कि यह आपका उत्तर दर्पण M1 ये आपका उत्तर दर्पण है और ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस है इसका। तो यहाँ पर चाहे वस्तु यहाँ पर हो चाहे यहाँ से रहेगा तो इधर प्रकाश क्या जाएगा नहीं डाटा डॉट में यहाँ और दो फेज प्रकाश के किसी कितने वक्रता के अंदर या फोकस तो फोकस पे तो खींचा गया वक्रता इधर जाएगा नहीं या भाषी रूप में ये प्रतिबिंब क्या हो गया तो जैसे जाएगा वैसे वक्रता के अंदर पर जाने वाली प्रकाश की जैसे जाती है वैसे आती है। बात तुम करो जैसे जाती है वैसे आती है ऐसे वस्तु यहाँ पर है तो बात हो रही है कि सर जी पहली फोकस से पहली दूसरा कैसे वक्रता तो भी बीच में ही कटेगा तो ये यानी प्रतिबिंब में सब सीधा बनता है। कैसा बनता है सीधा आकार में कैसा होता है छोटा होता है कैसा होता है और कैसा होता है वास्तविक काल्पनिक आभासी का आभासी कैसा है आभासी वहां लोगे ना आप डिसाइड कर लो आप देखो बोलिए दर्पण से दरवाजा खोल देना बोलिए दर्पण से संबंध कुछ फार्मूला देखो पहला क्या है दर्पण के वक्रता केंद्र वक्रता एक वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर व फोकस दूरी फोकस स्मॉल एफ में के बीच संबंध देखो डेरिवेशन नहीं है फार्मूला है डेरिवेशन नहीं है फार्मूला है क्या होता है यहाँ बराबर r/2 r बटे इतना f बराबर मात्रा का मतलब जो आपकी फोकस की इकाई होगी जो वक्रता त्रिज्या की इकाई होगी वही फोकस की इकाई मात्रा सेंटीमीटर मीटर 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 मिलीमीटर का जो आपको दिया डेसीमीटर जो आपको दिया है और लिखना। और दर्पण सूत्र क्या होता है दर्पण सूत्र क्या होता है 1 बटे या बराबर 1 बटे में v प्लस 1 बटे में। अब यहाँ पर कौन क्या है f क्या है v क्या है u क्या है f क्या है v क्या है u क्या है f क्या है दर्पण की फोकस दूरी दर्पण की फोकस दूरी और ये क्या है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब की दूरी और ये क्या है वस्तु की दर्पण से हाँ हो गया। अब देखो वस्तु दर्पण से सदैव लेफ्ट मतलब बाएं लेफ्ट तरफ बाएं तरफ रखते हैं या रखा होता है या रखते हैं लेफ्ट तरफ लिखते हैं कि लिखते हैं बाएं तरफ कैसे लिखते हैं बाएं तरफ। और क्या है आवर्धन क्या है आवर्धन आवर्धन m या m से दिखाते हैं m बराबर होता है i बटे इसमें माइनस होता है क्या होता है माइनस या फिर v बटे में i क्या है या फिर इसको लिखते हैं 1 मिनट माइनस h डेस अपॉन में h r की v बटे में ये दोनों क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई या फिर लंबाई क्या लिखते हैं लंबाई या और ये दोनों क्या हैं वस्तु की लंबाई या फिर ऊंचाई
अब सुनो, ए माइनस प्लस का मतलब क्या है? इसमें माइनस क्यों लिखते हैं? तो वैसे हमेशा सीधा होता है ना, तो थोड़ा सा ये सब हो गया समझ ना, फार्मूला याद है ना, फार्मूला याद है तभी सवाल लगेगा, उस तरह नहीं लगेगा। बस यहीं तक है, डाटा वाला फाइनल कर लो, डाटा वाला फाइनल कर लो। अब यहाँ पर ये समझना है कि सर जी अब सब जो चिन्ह परिपाटी होता है, गोलीय दर्पण के संबंधित जो चिन्ह परिपाटी होता है, कब यहाँ पर एक को एक का प्लस होती है, एक का प्लस होता है, एक का माइनस होता है, एक का प्लस होता है, एक का माइनस होता है, एक का प्लस होता है का, या एच आई है या फिर एच है का प्लस माइनस होते हैं, हो या एच का प्लस माइनस होते हैं, इसको डिसाइड करना है, इसको डिसाइड करना है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो डायमीटर। तो आप डिसाइड भी कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, डिसाइड भी कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। देखो या एक्स है या वाई, ये मूल बिंदु 0 होता है, इधर की दूरी सब प्लस होती है, क्या होती है? इधर की दूरी सब माइनस, नीचे की दूरी सब माइनस, ऊपर की दूरी सब। ये जो लिखा है ना मूल बिंदु ओ, इसको तुम पोल मानो, क्या मानो? ध्रुव, क्या मानो? चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो वस्तु हमेशा इधर होती है, वस्तु हमेशा ये आ जो वस्तु की ऊंचाई है इसको एच से दिखाते हैं या फिर, और इसका मान हमेशा क्या होता है? ऊपर की दूरी हमेशा प्लस, ऊपर दूरी हमेशा प्लस, क्योंकि ये दूरी कैसे ना पड़ता है? प्लस में, किसमें? और वस्तु हमेशा इधर होता है, तो वस्तु की दूरी को भी से दिखाते हैं, अरे यू से, किससे? इधर की दूरी किससे नापते हैं? माइनस, किससे नापते हैं? अब प्रतिबिंब यदि इधर बनना, देखो यदि भी जो है इधर बनेगा तो माइनस, इधर बनेगा तो इधर बनेगा तो, अब प्रतिबिंब में यदि नीचे बनना है, किधर बनना है? प्रतिबिंब यदि नीचे बनना है, ये वस्तु है, क्या है? वस्तु हमेशा फिक्स होता है, वस्तु हमेशा, प्रतिबिंब नीचे भी बन सकता है, ऊपर भी, ये आपका प्रतिबिंब नीचे भी बन सकता है, चाहे इधर ना चाहे उधर, उससे मतलब आप यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए ना, इधर दूरी किसमें लगते हैं? माइनस की दूरी प्लस में लगते हैं, ये आपका प्रतिबिंब है, क्या है? प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो यहाँ पर आई या फिर एच डैश का मान क्या होगा? नीचे दूरी किसमें लगते हैं? माइनस में, किसमें? नीचे दूरी। और यदि ऊपर बना है तो आई या एच डैश का मान क्या होगा? प्लस, क्या होगा? प्लस होगा, क्या होगा? फाइनल कर लिए। अच्छा अब मान लो, चलो क्वेश्चन से अवतल दर्पण है, तू अवतल दर्पण, यदि अवतल दर्पण लेके या वस्तु की दूरी पूछे, u का मान पूछे, u का बताओ प्लस होगा कि माइनस? अवतल दर्पण कैसा होता है? ऐसा होता है, कैसा होता है? माइनस होगा सर, माइनस होगा, क्या होगा? प्रतिबिंब, सर जी अच्छा ऐसे बताओ, प्रतिबिंब इस साइड भी बनता है, उस साइड भी, ये दूरी प्लस भी हो सकती है माइनस भी, प्लस भी हो सकती है माइनस भी। प्लस से इसका मतलब क्या है? उधर बना है, किधर बना है? मतलब दर्पण के पीछे सीधा, पीछे, यानी कि आभासी, कैसा? और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा, हमेशा, चाहे वो अवतल हो चाहे वो तल हो, चाहे अवतल हो चाहे वो माइनस है, तो दर्पण के सामने, दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा, क्या होता है? और एच या एच डैश यहाँ दिखाई दे रहा है, एच या एच डैश दिखाई दे रहा है, यदि प्रतिबिंब आपको बताओ वास्तविक, देखो जितने वास्तविक उल्टा होते हैं, कैसे होते हैं? यानी कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब की दूरी होगी आई या फिर आई डैश, आई या फिर उल्टा है तो उल्टा, नीचे दूरी क्या होगी? माइनस, क्या होगी? माइनस। आई का मान हो या फिर एच डैश का मान हो, क्या होगा? नीचे बनना है। और यदि प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है, कैसा है? मतलब आभासी है, एक माइनस का मतलब प्रतिबिंब कैसा है? वो उल्टा, आभासी, कैसा है?
और आई या एच एस का मान प्लस कब होगा? जब प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। कैसा होगा? अरे ये वास्तविक था ना? कैसा था? ये वास्तविक है। कैसा? सही है। नीचे बनेगा तो माइनस, नीचे बनेगा तो ऊपर बनेगा तो और क्या देखना है? और बताओ। फोकस, इसका फोकस इस साइड होता है, किधर होता है? उधर दूरी किसमें नापते हैं? माइनस। किसमें? आने और उत्तल पर की फोकस में से माइनस। उत्तल की कोई पूछे तब उत्तल हेतु f का मान क्या होगा? क्योंकि उसका फोकस इस साइड होता है। ऐसा होता है उत्तल ना, ऐसा होता है फोकस इस साइड। फोकस वस्तु तो हमेशा इधर होता है, इसके लिए भी u का मान माइनस क्या होगा? v का मान क्या होगा? तो हमेशा प्रतिबिंब इस साइड बनता है, इसलिए क्या होगा? सब लगा लोगे? चलो कुछ सवाल दे रहेगा, कुछ सवाल दे रहेगा। किताब देना, साइंस की